गरीब की किस्मत। एक गांव में पवन नाम का एक समोसे वाला रहता था। उसके पत्नी अपने हाथों से समोसे बनाती और पवन सारे समोसे को एक टोकरी में भरकर अपने साइकिल पर लेकर पूरे गांव में बेचने निकल पड़ता था। एक दिन पवन अपनी साइकिल पर समोसे लिए अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। उसे देख उसकी पत्नी बोली, अरे आप यहाँ बैठे हैं, आज समोसे बेचने नहीं जाएंगे? नहीं, लोगों का मन हमारे समोसे खाकर भर गया है। अब कुछ खास बिक्री नहीं हो रही। रोज रोज एक ही जगह पर समोसे बेचेंगे तो बिक्री कैसे होगी? क्यों ना आप कुछ दिनों तक पास के गांव में जाकर समोसे बेचे। हाँ, सही कह रही हो तुम। इसके बाद पवन अपने साइकिल को लिए पड़ोसी गांव में अपने समोसे बेचने जाता है। उसके समोसे बहुत स्वादिष्ट होते थे, इसलिए क्षण भर में पूरी टोकरी खत्म हो जाती है। उसी गांव में दो भाई मनीष और नवनीत भी रहते थे। जब तक वो स्वादिष्ट समोसे का आनंद ले पाते, उससे पहले ही टोकरी खत्म हो चुकी थी। पवन अपने घर चला गया, लेकिन समोसे ना मिलने की वजह से नवनीत बहुत ही नाराज हो जाता है। उसकी नाराजगी देखकर उसका भाई कहता है, अरे सब उस समोसे वाले की ही गलती है मेरे भाई, तुम दुखी मत हो। मुझे कुछ भी करके समोसे खाने हैं और केवल उस साइकिल वाले के ही समोसे खाने हैं। वो मुझे समोसे दिए बिना कैसे जा सकता है? वो दोनों भाई बहुत शरारती थे। कोई बात नहीं, कल जब वो गांव में समोसे बेचने आएगा तब हम चलती साइकिल में से ही उसके समोसे गायब कर देंगे। पवन के घर पहुंचते ही उसकी पत्नी उससे कहती है, आ गए आप? कैसा रहा आज का दिन? आज तो एक भी समोसा नहीं बचा। समोसे की ऐसी लूट हो गई जैसे मानो कि उस पूरे गांव में और कोई समोसे वाला ही ना हो। और तुम्हें पता है, यहाँ तक कि समोसे खत्म होने के बाद भी बहुत सारे ग्राहक लाइन लगाकर खड़े थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कल इससे भी ज्यादा समोसे बना दूंगी। हाँ। अगले दिन पवन समोसे की टोकरी लिए निकल पड़ता है। समोसे वाला, गर्मा गर्म समोसे वाला। उसकी आवाज सुनकर मनीष नवनीत को उसके आने की खबर मिलती है और वो चोरी छुपे दबे पांव पवन की साइकिल के पीछे चल रहे थे। चलते चलते उन्होंने बहुत सारे समोसे टोकरी से गायब कर दिए। उसके बाद वो दोनों फौरन वहां से भाग गए। इन सब की पवन को तनिक भी खबर ना हुई। उसके बाद पवन समोसे बेचकर अपने घर आता है। उसके आते ही रोज की तरह उसकी पत्नी उससे पूछती है, कैसा रहा आपका आज का दिन? आज पूरा दिन तो अच्छा था, लेकिन आज जब मैं समोसे लेकर बाजार जा रहा था तब मुझे समोसे कल से भी कुछ कम लग रहे थे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो आज कल से भी ज्यादा समोसे तले थे, फिर वो कम कैसे हो सकते हैं? हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ कि समोसे कम कैसे हो सकते हैं। कहीं बाजार जाते समय समोसे रास्ते में गिर तो नहीं गए? क्या आपने ध्यान नहीं दिया? अरे नहीं, इस बात पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। कोई बात नहीं, कल से ध्यान रखूंगा। अगले दिन पवन फिर से अपने साइकिल पर समोसे की टोकरी लिए बाजार जाने को तैयार हो गया। वो बार बार टोकरी को अपने हाथ में उठाकर तो कभी साइकिल पर रखकर टोकरी का वजन नाप रहा था। उसके बाद वो घर से निकल पड़ा। पवन के गांव में कदम रखते ही ऐसा लगता था कि मानो दोनों भाई मनीष नवनीत को उसके आने की खबर मिल जाती थी और वो शुरू से ही पवन का पीछा करने लगते थे। रास्ते में पवन खुद में ही बड़बड़ा रहा था, आज तो मैंने अच्छे से वजन कर लिया है। एक भी समोसा इधर से उधर हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। और उसकी ये बात दोनों भाई सुन लेते हैं। आज वो दोनों भाई नई तरकीब के साथ समोसे की चोरी करने आए थे। दबे पांव चलते चलते मनीष एक हाथ से समोसे उठा रहा था और नवनीत एक एक समोसे के बदले एक एक पत्थर रख रहा था, जिसकी वजह से टोकरी के भार में कोई अंतर न आया। पवन बाजार पहुंचकर कहता है, बाजार तो पहुंच गया। आज तो मैं अपने समोसे बहुत संभाल कर लेकर आया हूँ। आज तो कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी। ऐसा कहते हुए वो अपनी टोकरी की ओर नजर फेरता है। वो देखता है कि उसकी टोकरी में समोसे के बदले पत्थर रखे हैं। अरे ये क्या हो गया? समोसे के बदले पत्थर कहाँ से आ गए और मेरे समोसे कहाँ गए? ये मैं किस मुसीबत में फंस गया? वहीं दूसरी ओर दोनों भाई पेड़ के नीचे आराम से बैठकर समोसे खा रहे थे। ये बेवकूफ को पागल बनाकर मजा आ गया। कितने स्वादिष्ट समोसे हैं ये, और हमारे मुंह ना लगे ऐसा कैसे हो सकता है? सही कहा भाई,
जब तक ये बेवकूफ हमारे गांव में समोसे बेचने आता रहेगा तब तक हमारा पेट फ्री में भरता रहेगा। अगले दिन पवन और निर्मला समोसे बेचने की तैयारी कर रहे थे। आज क्या आप समोसे गिन कर लेकर जाएंगे? काश ऐसा ही करता, पर मेरी मोटी बुद्धि में हिसाब बैठेगा कहाँ। अजी, आपको समोसे गिनने की कोई जरूरत नहीं है। बस पत्तों से समोसे की टोकरी को ढककर उसे अच्छे से बांध दीजिएगा। अगर मेरी जिंदगी में तुम न होती तो मेरा क्या होता निर्मला। इसके बाद पवन अपनी टोकरी को पत्तों से ढककर उसे अच्छे से बांधकर फिर से बाजार की ओर निकल पड़ता है। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। पवन को देखकर मनीष कहता है, अरे ये क्या, इसकी मोटी बुद्धि में आज अकल कहाँ से आया। आज तो ये अपनी टोकरी को अच्छे से पैक करके लाया है। कोई नहीं मेरे भाई, तुम शेर तो हम सवा शेर। आज तुम आगे से जाकर उसका ध्यान भटकाना और मैं पीछे से सारे समोसे गायब कर दूंगा। हा 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 हा। उसके बाद बीच रास्ते में मनीष पवन के सामने आ खड़ा हुआ। अरे भाई, जरा आराम से साइकिल चलाया करो। वो क्या है ना, गांव का रोड है इसलिए उबड़ खाबड़ है। गलती से ऊंच नीच हुई तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, और आपका एक्सीडेंट हो गया तो हमारे पूरे गांव का घाटा हो जाएगा। हाँ हाँ भाई, संभल कर ही चला रहा हूँ, लेकिन मेरे एक्सीडेंट होने से गांव का घाटा कैसे होगा। तुम इतने स्वादिष्ट समोसे हम सबको खिलाते हो, अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे समोसे के बिना इस गांव का गुजारा ही नहीं है। एक दिन तुम्हें आने में देरी होती है तो बाजार के सभी लोग अनुमान लगाने लगते हैं। क्या सच में? ये बात तो निर्मला को जरूर बतानी होगी। इतने में ही नवनीत भी अपना काम खत्म कर चुका था। नवनीत सामने खड़े मनीष को इशारा करता है और दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। इसके बाद पवन बाजार पहुंचकर अपनी टोकरी की तरफ देखता है। आज भी उसे उसकी टोकरी से आधे समोसे गायब मिलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे सारे समोसे कहाँ गायब हो जाते हैं? आज फिर से इतनी कमाई नहीं हो पाएगी। आज फिर से मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। पवन उदास मन से घर लौटता है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर निर्मला उससे कहती है, क्या हुआ जी, आज भी कोई गड़बड़ हुई क्या? आज भी समोसे टोकरी से अपने आप गायब हो गए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो टोकरी को अच्छे से बांध कर ले गए थे। अरे नहीं नहीं, ये पक्का किसी न किसी की शरारत है। मेरे पीठ के पीछे से समोसे गायब हो जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जिंदगी में और आगे कुछ कर पाऊंगा। आप दिल छोटा मत कीजिए, कोई न कोई उपाय जरूर निकल आएगा। चलिए चलकर खाना खा लेते हैं। खाना खाते समय पवन कहता है, तुम्हें पता है निर्मला, मेरे समोसे की खुशबू सूंघकर लोग दूर से ही दौड़े चले आते हैं। तुम्हारे हाथ के समोसे अब सबकी जुबान पर नाच रहे हैं। हा 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 हा। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या वो लोग मेरे हाथ के बने समोसे का स्वाद पहचान लेंगे? क्यों नहीं पहचानेंगे। इसके बाद निर्मला पवन को घर के बाहर ले जाकर कहती है, कुछ लकड़ियों से आप बहुत बड़ा समोसा बनाइए और उसे पक्के रंगों से रंगकर हम उस बड़े से समोसे को अपने घर के ऊपर लगा देंगे, जिससे लोग दूर से ही देखकर पहचान जाएंगे। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो निर्मला। इसके बाद पवन वैसा ही करता है जैसा निर्मला कहती है। उसके बाद पवन बड़े से समोसे को अपने घर के ऊपर टांग देता है, जिससे लोगों की नजर दूर से ही उस बड़े समोसे पर जाती है। अरे देखो, लगता है वो उसी समोसे वाले का घर है। चलो चलो चलकर समोसे खाते हैं। पवन ने अपने घर के बाहर ही समोसे बेचना शुरू कर दिया। उसके घर के बाहर सुबह शाम लोगों की इतनी भीड़ रहती थी कि मानो समोसे लेने के लिए भी लाइन लगानी पड़ती हो। जब ये सब वो दोनों भाई देखते हैं तो वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। देख मेरे भाई, ये क्या हो गया? अब वो बेवकूफ समोसे वाला कहीं बाहर समोसे बेचने नहीं जाएगा। हाँ, अब तो समोसे उसके घर में ही रहेंगे। अब हमारा फ्री में पेट कैसे भरेगा? इस तरह दोनों भाई मनीष और नवनीत हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं और उधर पवन अपना समोसे बेचकर खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है। एक समय की बात है, एक गांव में राधा नाम की एक लड़की अपनी माँ प्रिया, पिता सोहन और गौरी नाम की मौसी जैसी नौकरानी के साथ रहा करती थी। राधा के माता पिता राधा से बहुत प्यार किया करते थे। वो उसका बहुत ध्यान रखते थे और उसके बिना मांगे ही सब चीजें उसको लाकर दिया करते थे।
एक दिन राधा के माता पिता को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। राधा, मुझे और तुम्हारे पापा को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ रहा है। हम लोग 2 दिन में वापस आ जाएंगे। बताओ राधा, हम तुम्हारे लिए वहाँ से क्या लेकर आए? माँ, मेरे लिए छोटी छोटी चूड़ियाँ ले आना, मुझे चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है मेरी गुड़िया, मैं तेरे लिए वहाँ से ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले आऊंगी। हाँ मेरी गुड़िया, और मैं तेरे लिए वहाँ से बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आऊँगा। गौरी, तुम राधा का अच्छी तरह से ध्यान रखना। जी मेम साहब, मैं राधा बिटिया का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ पर। जिसके बाद प्रिया और सोहन काम से 2 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दूरी पर पहुँचने पर उनकी गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में राधा के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। राधा एकदम अनाथ हो जाती है। अब राधा की देखभाल करने वाला कोई अपना नहीं होता। उसके चाचा चाची बहुत ही लालची स्वभाव के थे। एक दिन, सुनो जी, अब तो इसके माता पिता नहीं रहे, क्यों ना हम इसका सारा धन ले ले। ये छोटी बच्ची है, ये कुछ भी कर नहीं पाएगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी इसके माता पिता के मरने के बाद इस प्रॉपर्टी का इसके अलावा कोई और वारिस नहीं है। हम सारी धन दौलत रख लेते हैं, पर इस लड़की का क्या करना है? करना क्या है, इसे अपने साथ ले चलते हैं। वैसे भी हमारे घर का काम करने के लिए हमें कोई चाहिए था। इससे हम अपने घर का काम करवाएंगे, एक नौकरानी की तरह। तो ठीक है, फिर इसको भी अपने साथ ले चलते हैं। राधा के चाचा चाची उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और उससे घर का सारा काम करवाते हैं। ऐसे ही एक दिन राधा बर्तन धो रही थी। बर्तन धोते धोते उससे एक कांच का गिलास टूट जाता है। गिलास टूटने की आवाज सुनकर राधा की चाची बाहर आती है। ये कैसी आवाज आई थी? राधा की बच्ची, अब क्या तोड़ा तूने? चाची जी, वो गलती से ये गिलास गिरकर टूट गया। ये सुनते ही राधा की चाची ने उसे खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया। तू जानती भी है इस गिलास की कीमत कितनी है? इतने महंगे गिलास खरीद के लेकर आई थी मैं, और इस लड़की ने तोड़ दिया। आज रात को तुझे खाना नहीं मिलेगा। आज तो तू भूखे ही सोएगी, तब तुझे चीजों की अहमियत समझ में आएगी। उस रात राधा को भूखे ही सोना पड़ता है। ऐसे ही राधा के दिन दुख में बीतने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन राधा अपनी चाची की लड़की शिल्पा के कमरे में पड़ी रंग बिरंगी चूड़ियों को देखने लगती है। राधा उन चूड़ियों को अपने हाथों में पहनकर देखने लगती है। राधा को वो चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तभी शिल्पा राधा को उस चूड़ियों के साथ देखती है और गुस्से में बोलती है, ए राधा की बच्ची, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी चूड़ियों को हाथ लगाने की? नहीं दीदी, मैं तो बस देख रही थी। बहुत ही रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं आपकी। खबरदार, जो आज के बाद मेरी चूड़ी को हाथ भी लगाया तो। राधा वहाँ से रोते रोते चली जाती है। राधा, राधा, कहाँ मर गई थी? मैंने तुझे काफी देर पहले बर्तन धोने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक वो बर्तन वैसे ही पड़े हैं। क्या कर रही थी तू? लगता है तुझे मार के डोज देनी पड़ेगी। नहीं नहीं चाची, मैं अभी धो देती हूँ। और सुन, बर्तन धोने के बाद मेरे लिए 1 कप चाय भी बना दियो। तुझसे बहस करने के चक्कर में मेरे सर में दर्द हो गया है। राधा चुपचाप बर्तन धोने के बाद अपनी चाची के लिए चाय बनाकर उन्हें दे देती है और कमरे में आकर अपने मम्मी पापा को याद करके खूब रोने लगती है। हे भगवान, तूने मेरे मम्मी पापा को मुझसे क्यों छीन लिया? आज मेरे मम्मी पापा होते तो मुझे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। मेरे चाचा चाची मुझ पर इतना अत्याचार नहीं करते। भगवान जी, प्लीज आप मेरी मम्मी पापा को वापस भेज दो। इतना कहते कहते राधा सिसक सिसक कर रोने लगती है। रोते रोते राधा की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। राधा के सपने में उसकी माँ प्रिया आती है। राधा, राधा, अब तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है मेरी बेटी। जितने तुझे दुख सहने थे तूने सह लिए, अब और नहीं। तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुझे 2 जादुई चूड़ियाँ दे रही हूँ। ये कोई आम चूड़ियाँ नहीं है, ये 2 जादुई चूड़ियाँ हैं। इन चूड़ियों की मदद से तू अपने चाचा चाची को सबक सिखा सकती है। तू इन 2 चूड़ियों से जो कुछ भी करने को कहेगी, ये चूड़ियाँ वही करेगी। जो भी तुझे चाहिए वो सब चीजें इन जादुई चूड़ियों की मदद से हासिल कर सकती है। साथ ही साथ अपने जैसे और अनाथ बच्चों की मदद भी कर सकती है। एकदम से राधा की आँख खुल जाती है। ये सपना था या हकीकत?
राधा ये सोच रही होती है कि उसे अपने पास 2 चूड़ियाँ पड़ी हुई दिखाई देती है और उन दोनों चूड़ियों को देखकर राधा को अपने सपने की सारी बात याद आ जाती है और वो ईश्वर को धन्यवाद करने लगती है। ए राधा की बच्ची, कब तक सोती रहेगी? तेरे चाचा को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। जाकर उनके लिए नाश्ता बना। अब मुझे आपके अत्याचार सहने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे पास मेरे माँ के आशीर्वाद के रूप में ये 2 जादुई चूड़ियाँ हैं। हे जादुई चूड़ियों, मेरी चाची को बंदरिया बना दो। इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। वो दोनों जादुई चूड़ियाँ उसके चाचे को बंदरिया बना देती है। ये सब नजारा जब उसके चाचा देखते हैं तो उसको मारने के लिए एक डंडा लेकर आते हैं। वो डंडे से राधा को मारने ही वाले होते हैं कि राधा कहती है, हे जादुई चूड़ियों, इस डंडे से मेरी चाचा की पिटाई कर दो। जादुई चूड़ियाँ उस डंडे से उसके चाचा की खूब पिटाई करती है। अपने चाचा चाची को सबक सिखाने के बाद राधा अपने गांव लौट आती है। राधा बिटिया, कैसी है तू? जब से तेरे चाचा चाची तुझे लेकर गए हैं तब से एक बार भी नहीं देखा तुझे। वो तेरा ख्याल तो रखते हैं ना बिटिया? नहीं मौसी, मेरे चाचा चाची मुझ पर बहुत अत्याचार करते थे। मुझसे ही घर का सारा काम करवाते थे। इसके बाद राधा अपनी सारी कहानी गौरी को बताती है। हे भगवान, इस नन्ही सी जान से वो जालिम लोग इतना सारा काम करवाते थे। कीड़े पड़े उन लोगों को, नरक में जाए वो दोनों। बिटिया, अब तू इस गांव में रह, हम सब तेरी देखभाल करेंगे। तुझे वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मौसी, अब मैं इसी गांव में रहूंगी। अब मेरे पास मेरी माँ के आशीर्वाद के रूप में ये 2 जादुई चूड़ियाँ हैं। इन चूड़ियों की मदद से मैं अपने और अपने जैसे अनाथ बच्चों की मदद करूंगी। अच्छी बात है बिटिया, इस काम में मैं भी तेरी मदद करूंगी। तू किसी बात की चिंता मत कर, लेकिन उससे पहले तू कुछ खा ले बिटिया। बिटिया, मेरे पास तो ये सूखी रोटी है, तुम बैठो, मैं बाकी बच्चों को बुलाकर लेकर आती हूँ। जादुई चूड़ियाँ, मेरे सामने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन प्रकट कर दो। राधा के इतना बोलते ही वहाँ पर ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन आ जाते हैं। जब गौरी सभी बच्चों को बुलाकर लेकर आती है तो देखती है कि वहाँ पर सूखी रोटी की जगह स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं। राधा बिटिया, यहाँ सूखी रोटी की जगह पर इतना स्वादिष्ट व्यंजन कहाँ से आ गया? गौरी मौसी, ये स्वादिष्ट व्यंजन इन 2 जादुई चूड़ियों के कारण आया है। अपने सामने इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन को देखकर उस गांव के अनाथ बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। राधा और सब बच्चे मिलकर वो स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। एक बार राधा देखती है कि गांव के एक बच्चे मोहित की सौतेली माँ उसे डंडे से पीट रही है। छोड़ दो मोहित को, आप इसे क्यों मार रही हो? राधा, चले जाओ यहाँ से, वरना मोहित के साथ तुझे भी बहुत मार मार के बेहाल कर दूंगी। जब राधा ये सुनती है तो अपनी दोनों जादुई चूड़ियों से बोलती है, हे जादुई चूड़ियों, मोहित की माँ को इस पेड़ से बांध दो। राधा के इतना कहते ही जादुई चूड़ियाँ मोहित की माँ को उस पेड़ से बांध देती है। मोहित की माँ चिल्लाती रहती है, राधा, खोल दे मुझे, मैं कसम खाती हूँ वापस मोहित पर कभी कोई अत्याचार नहीं करूँगी। तुम जैसी औरत कभी नहीं सुधर सकती। अब से मोहित हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद राधा दीदी, आपने मुझे मेरी सौतेली माँ के चंगुल से बचा लिया। वो मुझे रोज मारती थी और खाने को भी कुछ नहीं देती थी। जब से मेरी माँ का निधन हुआ है वो मेरे साथ ऐसा ही करती है। मोहित, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर पाएगी। अब तुम मेरे साथ रहोगे और तुम कभी भूखे नहीं सोओगे। हर दिन स्वादिष्ट खाना खाओगे। राधा इसी प्रकार उन दोनों जादुई चूड़ियों की सहायता से अनाथ और गरीब बच्चों की मदद करने लगती है। राधा गांव में गरीब वो अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथालय भी बनाती है, जिसके बाद उस गांव में कोई भी अनाथ व गरीब बच्चा कभी भूखा नहीं सोता था। एक बार की बात है, अमृतपुर नाम के एक गांव में मनोरमा नाम की एक औरत अपने पति और एक बेटी के साथ रहती थी। मनोरमा की बेटी का रंग काला और कद छोटा था, जिस वजह से कई बार उसे बाहर के लोग चिढ़ा दिया करते थे और वो खूब रोती थी। मनोरमा और उसका परिवार बहुत अच्छा था। उनका परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था, लेकिन उनमें आपस में बहुत प्यार था। एक दिन मनोरमा की बेटी गुड़िया अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, आज संडे है, पापा भी घर पर हैं, कहीं घूमने चलते हैं ना? हाँ, तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे?
हम दुर्गा माता के मंदिर चलते हैं ना, उनके मंदिर के बाहर झूले भी है, मैं तो झूला झूलूंगी। उसके बाद मनोरमा, उसकी बेटी और उसका पति तीनों मिलकर मंदिर घूमने जाते हैं। जब वो मंदिर से घूमकर वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक कूड़ेदान के पास छोटी बच्ची रोते हुए दिखती है। मनोरमा उस बच्ची के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? बताओ क्या हुआ? बताओगी तो मैं तुम्हें फ्रूटी दूंगी। मैंने कभी अपने मम्मी पापा की शक्ल नहीं देखी। लोग कहते हैं मेरे जन्म के पश्चात ही वे लोग मर गए थे और तब से मुझे चाची ने रखा था। चाची मुझे रोज मारती है और देखो ना, आज यहाँ छोड़कर चली गई। मुझे यहाँ से घर का रास्ता नहीं पता। तुम्हारी चाची ने वाकई बहुत गलत किया है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी चाची के पास छोड़ देती हूँ। नहीं, मुझे दोबारा चाची के पास नहीं जाना। मुझे प्लीज उनके पास मत ले जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं इसे कूड़ेदान में रह लूंगी। लोग जो खाना फेंकेंगे मैं खा लूंगी। मनोरमा को उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लगता है। वो अपने पति से कहती है, देखिए ना, कितनी मासूम लग रही है। अगर हमने इसे यहीं छोड़ दिया तो इसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। हम इसको अपने घर ले चलते हैं ना। अरे हाँ भाग्यवान, इसमें मुझसे पूछने जैसा कुछ भी नहीं है। हम इस बच्ची को अपने घर ले चलते हैं। गुड़िया, तुम इस बच्ची को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करोगी ना? हाँ पापा, ये तो बहुत ही सुंदर है। मुझे ये बहुत पसंद है। हम दोनों बिल्कुल बहनों की तरह रहेंगे। उसके बाद मनोरमा का परिवार उस बच्ची को अपने साथ घर ले आता है। उसके बाद मनोरमा उस बच्ची का नाम शिवानी रख देती है। शिवानी को मनोरमा के घर में बहुत प्यार मिल रहा था। वो भूल ही गई थी कि मनोरमा और उसके पति उसके अपने माँ बाप नहीं है। वे लोग तो उसे अपने माँ बाप से भी कई गुना ज्यादा प्यार दे रहे थे। गुड़िया भी शिवानी को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था। वक्त के साथ समय बीतता गया। मनोरमा जरा बूढ़ी हो गई और उसकी दोनों बेटियां जवान हो गई। गुड़िया ज्यादा लंबी ना हो सकी। उसका कद कम ही रह गया और रंग भी उसका बहुत काला था। लेकिन वही शिवानी कद से भी लंबी थी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन दोनों बहनें दुर्गा माता के मंदिर गई थी। जब वे दोनों वहां से वापस आ रही थी तभी रास्ते में कुछ लड़कियां मिलती है और वह शिवानी से कहती है, अरे शिवानी, तुम अपनी इस काली कलुटी बहन के साथ क्यों घूमती हो? तुम्हारे साथ ये बिल्कुल सूट नहीं करती। तुम कहाँ अप्सरा से सुंदर, और ये तुम्हारे पैर की जूती बराबर भी नहीं है। हाँ शिवानी, तुम दोनों को साथ में देखकर ऐसा लगता है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का कोई सीन हो। सबकी बातें सुनकर शिवानी कहती है, चुप रहो तुम लोग। तुम लोगों के घर वालों ने तुम्हें यही सिखाया है क्या कि दूसरों का मजाक बनाओ? इंसान शक्ल से खूबसूरत कभी नहीं होता, उसका दिल खूबसूरत होना चाहिए। और रही बात गुड़िया की, तो उसका दिल बहुत खूबसूरत है। गुड़िया का दिल जितना खूबसूरत है, तुम लोगों का दिल उतना ही गंदा और काला है। अब बिना कोई बकवास किए चली जाओ यहाँ से। सभी लड़कियाँ मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया और शिवानी घर लौटकर आ जाती है। गुड़िया को उन लड़कियों की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो घर आकर रोने लगती है। शिवानी उसे समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं दीदी, तुम रोती क्यों हो? वो लोग तो ऐसे ही हैं, उनकी बातों को सीरियस क्यों लेती हो? आखिर मैं कब तक नजरअंदाज करूं? मुझे भी तो बुरा लगता है ना। मैं क्यों नहीं हूँ खूबसूरत, और मेरा कद इतना छोटा क्यों है? भगवान ने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? जब मेरी शक्ल बुरी है तो लोग बुरा ही कहेंगे ना। इसमें भला उनकी भी क्या गलती है? तुम जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तुम इतना मत सोचो दीदी। मैंने कहा ना शिवानी, मुझे अकेला छोड़ दो। शिवानी ठीक है कहकर कमरे से बाहर चली जाती है और हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी यानी कि मनोरमा वहाँ आती है और कहती है, अच्छा हुआ शिवानी जो तुम यहीं मिल गई। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। आज शाम को गुड़िया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। बेटी जरा उसको अच्छे से तैयार कर देना, ठीक है? और अपने हाई हील पहना देना उसे। ठीक है माँ। उसके बाद शिवानी दोबारा कमरे में जाती है और कहती है, गुड़िया दीदी अब आप चुप हो जाइए।
अब मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। मुझे पता है वो सुनकर आपको हंसी ही आ जाएगी। आज शाम को आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या सच में? लेकिन लड़के वाले मुझे पसंद तो करेंगे ना? ओहो, तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो? अगर वो खुद अच्छे होंगे तो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। चलो चलो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। गुड़िया फटाफट नहाकर आती है। उसके बाद शिवानी उसको बहुत अच्छे से तैयार करती है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले घर आ जाते हैं। फिर शिवानी गुड़िया को लेकर बाहर जाती है। ये है हमारी प्यारी सी बहना। कैसी लगी आपको मेरी बहन? लड़के वाले तो गुड़िया को देख ही नहीं रहे थे, उनकी नजर तो शिवानी पर टिकी थी। लड़का धीरे से अपनी माँ से कहता है, माँ, हम जिस लड़की को देखने आए हैं वो कितनी बदसूरत है। मैं उससे शादी नहीं करूँगा। हाँ, अगर ये लोग छोटी बहन के लिए मान जाए तो मैं उससे शादी कर लूँगा। लड़की की माँ ये बात सुनने के बाद उसकी माँ से कहती है, देखिए बहन जी, हमें आपकी बड़ी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम वापस चले गए तो समाज वाले आपके ऊपर थू थू करेंगे, इसलिए आप अपनी छोटी बेटी से मेरे बेटे का रिश्ता करवा दीजिए। अरे, ये आप कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? आप मेरी बड़ी बेटी को देखने आई हैं, फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? हम पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करेंगे, उसके बाद छोटी की करेंगे। तभी गुस्से में शिवानी भी कहती है, हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आप लोग मेरी बड़ी बहन को बदसूरत कह रहे हैं, अपने बेटे को तो देखो, बंदर जैसी शक्ल का। निकल जाओ यहाँ से। पापा, इन्हें घर का दरवाजा दिखा दीजिए। शिवानी की ये बात सुनकर लड़के वाले पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद गुड़िया फिर से रोना धोना शुरू कर देती है। शिवानी गुड़िया को चुप कराने जाती है और कहती है, दीदी आप उदास मत होइए, आपकी शादी एक दिन किसी राजकुमार से होगी, देख लेना तुम चुप रहो शिवानी, कब तक मुझे झूठी तसल्ली देती रहोगी? तुम अपना सोचो, तुम तो बहुत खूबसूरत हो ना, तुम्हारी शादी जरूर किसी राजकुमार से हो जाएगी। मुझे शादी करनी ही नहीं है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। शिवानी उदास मन से वहाँ से बाहर आ जाती है और मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने चली जाती है। मंदिर पहुंचकर शिवानी भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, इस परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है, मुझसे जो हो सकेगा मैं इन लोगों के लिए करूंगी। आप मेरे हिस्से की खुशियाँ भी मेरी गुड़िया दीदी को दे दीजिए और उनके हिस्से के सारे गम मुझे दे दीजिए, प्लीज भगवान। ऐसा कहकर शिवानी मंदिर के बाहर आकर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी भिखारिन आती है और कहती है, बेटी मेरी जरा सी मदद कर दो, मेरा घर यही मंदिर के पीछे है। मैंने घर में ताला लगाया था और उसकी चाबी गुम हो गई है। मेरी तो उम्र हो गई है बेटी, मुझसे ताला टूट नहीं रहा, तुम ही तोड़ दो। हाँ हाँ दादी माँ, क्यों नहीं। शिवानी उस दादी अम्मा के साथ जाती है और उसके घर का ताला तोड़ने में उसकी मदद करती है। उसके बाद वो अम्मा शिवानी के बारे में पूछती है तो शिवानी उसे सारी परेशानी बताती है। आपको सारी बात बताकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक समाधान है बेटी। वो क्या दादी अम्मा? दादी अम्मा अपना पुराना सा बक्सा खोलती है और उसमें से एक चमचमाती सैंडल और एक चमचमाता हुआ मेकअप किट निकालती है और कहती है, तुम ये दोनों चीज अपने साथ ले जाओ और अपनी बहन को दे देना। जादुई हील पहनकर वो लंबी हो जाएगी और जादुई मेकअप लगाकर वो बेहद खूबसूरत हो जाएगी। फिर उसके जीवन में भी खुशियाँ आ जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी अम्मा। पता नहीं मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी। मैं अभी चलती हूँ। शिवानी दौड़ती हुई घर आती है और गुड़िया के पास जाकर कहती है, देखो दीदी मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये कहकर शिवानी गुड़िया को सारी बात बताती है। गुड़िया तुरंत वो जादुई मेकअप लगा लेती है और जादुई सैंडल पहन लेती है। उसके ऐसा करते ही वो बेहद खूबसूरत और लंबी हो जाती है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं बहन, तुमने तो मेरे जीवन से सारे दुख ही खत्म कर दिए। भगवान तुम्हारी जैसी बहन सबको दे। इतना कहकर गुड़िया शिवानी को गले से लगा लेती है। मनोरमा और उसका पति भी ये बात जानकर बहुत खुश होते हैं।
उसके बाद कुछ ही दिनों में गुड़िया की एक बहुत अच्छे लड़के से शादी हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद शिवानी की भी शादी उन्हीं के छोटे भाई से करा देती हैं। उसके बाद शिवानी और गुड़िया एक साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।